कुछ तो बात है ना इस मिट्टी में। किसी ने पुत्र को वीर बनाया, किसी ने पति के जगह तलवार उठाई। ये कहानी उन्हीं की। अगर वे ना होते तो शायद हम न होते। भारत तलवारों से बचा है, संकल्प से बना, क्योंकि हर दफा किसी ने असंभव चुना और इतिहास ने झुक कर लिखा, एक था राजा। जब पोर्टुगीज ने अपने असली रंग दिखाए थे, तब करावली के किनारे उनके इरादे टकराए थे। यहां इन लहरों ने जन्मी एक महादेवी थी जो लहरों से ज्यादा जिद्दी थी। न ऊंचे मीनार न शाही दुर्ग था, बस समंदर का साथ और खुद पर विश्वास था। वो अडिग अचल अकेली थी, वो अविरल अविचल अविनाशी थी। सुबह के पहले की वो आखिरी रोशनी थी, डूबी लहरों में पर दास्तान बुझी नहीं। हां, भारत की ऐसी एक थी रानी, रानी अबक्का महादेवी। सोलहवीं शताब्दी का भारत। दिल्ली पर अब मुगलों का झंडा था, पर दक्षिण अभी दूर था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य टूटने की कगार पर था। दक्कन की सल्तनतें अपना वर्चस्व स्थापित करने की फिराक में थी। गोवा में फिरंगी के जहाजों ने जड़ पकड़ ली थी। अब समंदर पर पोर्टुगीज का कानून था। मालाबार में जामोरिन लड़ रहा था और कैनरा तट पर एक चिंगारी जल रही थी। उसने हर वार को टाल दिया, हर घमंड को तोड़ दिया। उसका हर पल एक संघर्ष था और हर संघर्ष में एक संकल्प था। तो चलिए लौट चलते हैं उस युग में जब फिरंगियों का समंदर था, पर एक किनारा अब भी अपना था। उस संघर्ष की ये कहानी। एक थी रानी, रानी अबक्का महादेवी। रानी अबक्का एक जैन रानी की कहानी, जिसने पुर्तगीज साम्राज्य को सिर्फ जमीन पे नहीं समुद्र पे भी हराया। ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಐರೋಪ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. एक थी रानी, या थी अनेक। इतिहास में एक से ज्यादा रानी अबक्का का जिक्र मिलता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में खास करके 2, और लोक कथाओं में इनको एक कहानी में बांध दिया गया है, रानी अबक्का महादेवी। हमारी ये कहानी भी कहीं ना कहीं इन दोनों के संघर्षों का संग्रह बन जाएगी, क्योंकि इतिहास में सच कहीं ना कहीं नाम से ज्यादा संकल्प में होता है। अबक्का जो नाम है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं आजकल। कई लोग ये मानते हैं कि अबक्का एक टाइटल है और नाम नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये नाम है, टाइटल नहीं है। तो इसकी सही बात यह है कि रानी अबक्का का नाम अबक्का था। जैन परिवार में जन्म हुआ था, जहां अहिंसा से जीना और न्याय से राज करना दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। अहिंसा के लिए भी तलवार उठानी पड़ती है। रानी ने दोनों सीखा, शस्त्र और शास्त्र, धर्म और धर्म रक्षा। ಚೌಟರು ಉಳ್ಳಾಳದ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇರಬಹುದು
ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. नया दौर आ रहा था, हवाएं बदल रही थी, समंदर में नए रास्ते छाटे जा रहे थे और भारत की तटों पर आ गए थे पोर्टुगीज। उनके लिए यहाँ विजय आसान नहीं थी। कहीं कहीं छोटी राजधानियां, कहीं कुछ जिद्दी प्रजाएं उनके विरुद्ध में खड़ी थी। और इस विद्रोह का सबसे प्रचंड स्वर आया यहां से, समंदर के कांधे पर बसा ये मोती सा राज्य उलाल। 1498 में पोर्तुगीज सरखेल वास्को ड गामा पहली बार भारत आए। 1503 में उन्होंने कोचिन में अपना पहला किला बनाया पोर्तुगीज ने। उसके बाद उन्होंने गोवा जीता, बॉम्बे, सॉल्सेट, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब जगहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। 1525 में उन्होंने मैंगलोर लिया। क्या उस समय रानी अबक्का जीवित थी? जी हाँ, रानी अबक्का उस समय जीवित थी। मैंगलोर के ऊपर बड़ा क्रूर आक्रमण हुआ। पोर्तुगीज का आक्रमण कई सालों तक चला। मैंगलोर को जलाया गया, मैंगलोर के लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े अत्याचार हुए, काफी खलबली मच गई वहां। और ये सब उन्होंने देखा होगा, सुना तो होगा ही। जरूर, क्योंकि मैंगलोर तो सिर्फ उनसे 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में रानी अबक्का ने राज्य संभाला। इसीलिए नहीं क्योंकि वो किसी राजा की पत्नी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये तुलुनाडु की परंपरा थी। यहां एक स्त्री को रानी बनने के लिए किसी पुरुष की परछाई की जरूरत नहीं थी, खुद की रोशनी ही काफी। ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಮಾತೃಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಮಾತೃಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಮಗನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಅಳಿಯಂದಿರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅಳಿಯಂದಿರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ತೀರಿ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಗನ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏರಿದವಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾತೃಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು. क्या क्या नहीं देखा होगा इस समंदर में, चलिए हम भी देखते हैं। 100 सालों से ये किनारा अपने मसालों और वस्त्रों के लिए अरब के बाजारों तक जाता आया था। रानी के नेतृत्व में यह व्यापार और भी फला फूला। उल्लाल का हर दिन एक बाजार था और हर रात एक त्योहार, और हर सफर से लौटती थी एक नई कहानी। हर लहर एक नए देश का पैगाम लाती थी। लेकिन पोर्टुगीज सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वो अपना दाम तय करना चाहते थे, अपने नियम, अपना लगान थोपना चाहते थे। फिर एक दिन रानी के एक जहाज को जो मिडिल ईस्ट जा रहा था उन्होंने रोक लिया। रानी चुप थोड़ी ना रहेंगी, उन्होंने पोर्टुगीज के मैंगलोर फोर्ट पर प्रहार कर दिया। और बस फिर शुरू हुआ सिलसिला लगातार चढ़ाइयों का उल्लाल पर। 1555 में पोर्चुगीज एडमिरल डॉम अल्वारो दा सिल्वेरा ने हल्ला बोला उलाल पे। उसके सोल्जर्स ने लैंड किया और बड़ी तबाही मचाई। जो सोमनाथ का मंदिर था उसके ऊपर भी आक्रमण किया। जो सिपाही थे रानी अब्बक्का के, उन्होंने बड़ा डिफेंस किया वो मंदिर का। अब्बक्का भागते हुए आई उसके बाकी फौज लेके और उन्होंने रुका दिया पोर्तुगीज को, मगर मामला काफी गंभीर था। तो उन्होंने एक समझौता किया पोर्तुगीज के साथ और एक बड़ी रकम उनके प्रॉफिट्स में से पोर्तुगीज को देनी पड़ी। उसके बाद क्या रानी अबक्का अकेली लड़ रही थी या उनके कोई गठबंधन थे? इस समय उनके गठबंधन थे, मगर वो सिर्फ ट्रेड के लिए थे, ट्रेड रिलेशंस थे, ट्रेड अग्रीमेंट्स थे। तो जो जैमोरिन था, जो समुद्र का रखवाल होता है कोई कोड का, उनके साथ उनका गठबंधन था
और जो खिलाड़ी के नायक थे उनके साथ भी था, मगर ये इस समय सिर्फ ट्रेड रिलेशंस थे। इस लड़ाई में अबक्का अकेले लड़ रही थी। पोर्टुगीज ने इजाद की थी पैसे ऐंठने की एक नायाब तरकीब, कारताज, एक फिरंगी पर्ची जिसके बिना समंदर पर सफर मना था। पर रानी को यह मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि समंदर पर उनका हक सदियों से, किसी कागज से नहीं। फिर 1558 में पहले युद्ध के 3 साल बाद फिर धागा टूटा। रानी ने पहले का तय किया हुआ ट्रिब्यूट देना मना कर दिया और जामोरिन के साथ मिलकर फिर पर्शिया, मिडिल ईस्ट और अरेबिया में व्यापार शुरू किया। इस बार चिंगारी बनी राजा ऑफ कनानौर पर पोर्टुगीज का हमला। ये वही राजा था जिसने पहले युद्ध में रानी की मदद की। तो रानी ने अपनी सेना भेज दी और पोर्टुगीज पागल हो गए। गोवा के वाइसरॉय एंटोनियो डे नरोना ने अपनी सेना भेजी मैंगलोर। पर इस बार वार सिर्फ शहर पर नहीं थी, संस्कृति पर। हजारों मरे, मंदिर लूट लिए गए, जहाजों को आग लगा दी गई। मैंगलोर की माटी एक रानी के संघर्ष का मूल्य चुका रही थी। 1565 में विजयनगर का साम्राज्य समाप्त हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और पोर्चुगीज इससे डरे हुए थे। ये जो भय था पोर्चुगीज का चले गया ये साम्राज्य खत्म होने पे, और पोर्चुगीज की धार और पड़ने लगी कोस्ट के ऊपर। इस समय पोर्चुगीज के जो गवर्नर थे डॉम नोरोना, उन्होंने उनके जनरल डॉम पियोक्सोटो को भेजा। वो टूट पड़ी मैंगलोर के ऊपर। उन्होंने मैंगलोर टाउन को लूट किया, उन्होंने फिर उलाल को लूट किया, उन्होंने रानी अबक्का का महल के ऊपर आक्रमण किया और अबक्का बाल बाल बच गई। एक स्टोरी है कि उसने एक मस्जिद में शरण ली, दूसरी है कि वो हिल्स में चले गई। वहाँ उसी रात 6000 लोगों की फौज के साथ जो अलग अलग कम्युनिटीज के थे, वहाँ के बंट थे, वहाँ के मापिला थे, इन सब लोगों को जमा करके वो टूट पड़ी पोर्चुगीज पे, जब वो बहुत ही धमाल कर रहे थे और मजा लूट रहे थे, जश्न मना रहे थे। उसने वो पोर्तुगीज को साफ कर दिया, पिसोटो को मार दिया। जो पोर्तुगीज एडमिरल मैस्करेन्स थे बोट के ऊपर, उनको भी खत्म कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने जो मैंगलोर का फोर्ट था जो पोर्तुगीज ने बनाया था 1530s में, वो फोर्ट भी कैप्चर कर लिया, पोर्तुगीज को वहां से रवाना कर दिया। तो एक झटके में जो पोर्चुगीज करना चाहते थे उसका कंप्लीटली ऑपोजिट रिजल्ट हो गया। ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗರ ಚೌಟರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1567ರ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಈ ಬಂಗರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಎರಡು ಮನೆತನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 1569 में पोर्टुगीज ने अपना मैंगलोर का किला फिर हासिल कर लिया। अगले ही साल 1570 में रानी अबक्का ने हाथ मिलाया बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से, अहमदनगर के निजाम से, कैलिकट के जामोरीन और गेरुसोपा की रानी भैरा देवी से। यह भारत के समुद्री इतिहास में एक ऐसा पल था जब छोटी छोटी राजधानियों ने अपना समंदर छोड़कर और एक साथ मिलकर लहरों का रुख बदल दिया। मैंगलोर का किला उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. 1581ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಗೋವಾದಿಂದ ಉಳ್ಳಾಳದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಉಳ್ಳಾಳದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ, ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸಂಘರ್ಷವೇನೋ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಅವಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1588ರವರೆಗೆ ಅವಳ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. एक और कहानी है जो कहती है कि
उस रात पोर्टुगीज के कई जहाज डूब गए, लेकिन गोलियों की छांट में रानी को भी एक गोली लगी। वो घायल हुई और कुछ घुसपैठियों और बिकाऊ सरदारों ने उन्हें पोर्टुगीज के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे कैद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन यह बात तय है, आखिरी सांस लेने तक रानी का संघर्ष जीवित है। रानी अबक्का की कहानी यहीं समाप्त हुई, लेकिन रानी अबक्का महादेवी की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ सालों तक उल्लाल ऐसे शांत था जैसे किसी तूफान के जाने के बाद का सन्नाटा। फिर 1594 में उसी परिवार से, उसी वीर गाथा का एक नया अध्याय उभरा। रानी अबक्का की बहन रानी अबक्का द्वितीय ने राज्य संभाला, और वो फिरंगियों के लिए डर का दूसरा नाम बन गई, अपनी बहन से भी ज्यादा। पहली बात उन्होंने ये की कि जो उनका सेना दल था उसे ताकतवान बनाया। 1100 लोगों की परमानेंट सेना थी अब उनके पास, 500 गार्ड्स थे। सिर्फ वो फिरंगी मर्चेंट्स जिनको उन्होंने परवानगी दी थी वो ट्रेड कर सकते थे उलाल के साथ। उन्होंने उनके सब पुराने गठबंधन जो थे समुद्री के साथ वो भी फिर से रिन्यू किए और नए पैमाने में ट्रेड चालू हो गया। बड़ी मात्रा में मुद्राएं फिर से उलाल आने लगी और पुर्तगीज भयभीत हो गए। साथ ही जो पुर्तगीज के टैक्सेस और कर्टेज थे वो भी उन्हें नाकारे और देने बंद कर दिया। तो क्या रानी अबक्का ने अपनी बड़ी बहन से कुछ अलग किया? तो ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में पहली बार जब कोई इंडियन रूलर ने कोई कॉलोनियल रूलर के ऊपर एक नया औजार इस्तेमाल किया तो वो रानी अबक्का II थी। उन्होंने ये अग्नि बाण, जो एक ऐसा बाण होता है जिसके ऊपर कोकोनट कॉयर जो होता है उसको रैप करते हैं, फिर उसको तेल में भिगोते हैं, उसको अंगार लगाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक नया औजार था जो पहली बार पोर्चुगीज के ऊपर यूज किया गया। पोर्चुगीज को इसकी कोई आइडिया ही नहीं थी, तो बहुत ही सक्सेसफुल था पहले। रानी अबक्का द्वितीय ने शादी की बंग राजवंश के एक शासक के साथ। ये एक राजनीतिक रिश्ता था, प्रेम नहीं था, सहमति थी। ಹಿರಿಯ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರಸರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಿದ್ದು, ತಾನು ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರಸನಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮರಳಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನೇ ಪಡೀತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರಸನ ಅತಿರೇಕದ ಕೆಲಸ, ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅಪಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರಸ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಮಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮಾತೃಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು. रिश्तों की जो मर्यादा थी उसका अपमान हुआ था, राजनीति के जो नियम थे उनका उल्लंघन हुआ था। रानी ने अब घोषणा कर दी, युद्ध की। रानी अब्बक्का के एस्ट्रेंज हस्बैंड जो थे लक्ष्मणप्पा, उन्होंने पोर्तुगीज के साथ संगठन किया था। इसको देखकर खिलाड़ी के जो वेंकटप्पा नायक थे वो बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने अपना पक्ष रानी अब्बक्का के साथ जोड़ दिया। साथ मिलके उन्होंने लक्ष्मणप्पा और पोर्तुगीज के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला किया। वो मैंगलोर सिटी न ले पाए, ना ही वो मैंगलोर का किला ले पाए, लेकिन लक्ष्मणप्पा इतना डर गया जब बंगा का किला टूट गया कि वो सारे कुटुंब को लेके कासरगोड भाग गया। तो क्या इस बार पोर्टुगीज ने हार स्वीकार कर ली? नहीं, पोर्तुगीज तो हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। 1618 में अब्बक्का की एक जहाज जा रही थी मक्का की तरफ, पोर्तुगीज ने उसको कैप्चर किया। फिर पोर्तुगीज अपनी पूरी फ्लीट को लेके आए और उन्होंने उलाल को घेर लिया और वो देख रहे थे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मोगवीरा मपिला नवायत,
3 सामुद्रिक संप्रदाय, एक संकल्प। अमावास की अंधेरी रात, लेकिन उल्लाल जाग रहा था। रानी ने उनकी चाल समझ ली थी। इस बार वार पहले होना। छोटी नौकाओं में सैनिक समंदर में गए, हाथों में अग्निबाण। एक इशारा हुआ और हजारों शोले आसमान से समंदर पर बरस गए। सब जहाजों में आग लगी। जो समंदर में कूदकर बचना चाहते थे, उन्हें रानी के सिपाहियों ने उनके इरादों के साथ समंदर में ही डुबा दिया। 2 पोर्टुगीज वॉरशिप डूब गए। 200 से ज्यादा सिपाही मरे। पर उनका सबसे बड़ा नुकसान था उनका घमंड। ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನೌಕಾಬಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಶಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಇವಳ ಪರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟಲಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಪೀತ್ರೋ ದೆಲ್ಲಾವೆಲ್ಲೆ ಶಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಶಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪಿಯತ್ರೋ ದೆಲ್ಲಾವೆಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಪೀತ್ರೋ ದೆಲ್ಲಾವೆಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. 2003 में एक पोस्टल स्टैंप बना। 2012 में नेवी ने उनके नाम पर एक पेट्रोल वेसल चलाई। दक्षिण कन्नड़ा में हर साल रानी अब्बक्का उत्सव होता है। जो शिलालेख की हकदार है, उन्हें सिर्फ रेत में लिखी कहानी मिली। शायद इसलिए कि उन्होंने ना तो दिल्ली जीती ना गद्दी। उन्होंने सिर्फ संघर्ष किया, और संघर्ष की यादें अक्सर लहरों के साथ भूल जाती। ये लहरें रोज पत्थर से टकराती, टूटती, बिखरती, फिर लौट कर आती, और फिर एक दिन वो पत्थर रेत बन जाते हैं। जो जीतता है उसका समय होता है, पर समय बदलता है। फिर से संघर्ष की कहानियां ढूंढी जाएंगी। तब फिर रेत पर लिखी कहानियों का आवाहन होगा।